नमस्कार दोस्तों, सैनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। पिछली टॉपिक में यानी पिछली वीडियो में हमने उत्तराखंड के प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जाना था। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम इस टॉपिक में उत्तराखंड के अद्यैतिहासिक काल के बारे में जानेंगे। तो आइए टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ा अद्यैतिहासिक काल को समझ लेते हैं, यानी प्रोटो हिस्टोरिक एज के बारे में कि अद्यैतिहासिक काल क्या है। इतिहास का वह दौर जिसमें मानव असभ्य से सभ्य हो गए, यानी जो प्राग ऐतिहासिक काल में मानव असभ्य था तो वहां से वो सभ्य हो जाता है। तकनीकी विकास द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने लगता है। इस टाइम पीरियड में वह तकनीकी विकास कर लेता है, जैसे धनुष बाण का विकास, यानी शिकार करने हेतु वह धनुष बाण का विकास कर लेता है और तकनीक के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने लगता है। नेक्स्ट, लिपि व भाषा का पर्याप्त विकास। मानव जब सभ्य हो गया है तो इस टाइम पीरियड में लिपि और भाषा का पर्याप्त रूप में विकास हो जाता है। नेक्स्ट, लिखित साक्ष्यों की प्राप्ति, परंतु कुछ को पढ़ने में असफलता। जब लिपि और भाषा का पर्याप्त विकास हो गया है तो इस कालखंड या समय के बारे में लिखित साक्ष्य अवश्य प्राप्त होंगे, परंतु उनमें से कुछ को पढ़ने में असफलता प्राप्त हुई है, यानी अभी हम उनमें से कुछ को पढ़ नहीं पाए हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ साक्ष्य हैं, उनको हम अभी पढ़ नहीं पाए हैं। नेक्स्ट, इसका टाइम पीरियड यानी कालखंड। अगर इसके समय की बात की जाए तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में इसका टाइम पीरियड 3000 से 600 ईस्वी पूर्व तक रखा गया है। कुछ इतिहासकार इसको 4000 से भी मानते हैं। तो यानी जो इसका मेन टाइम पीरियड है तो वो है सिंधु सभ्यता के प्रारंभ से और ऐतिहासिक काल के प्रारंभ तक, यानी जब सिंधु सभ्यता का उदय होता है और ऐतिहासिक काल प्रारंभ होता है तो उसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसको हम अद्यैतिहासिक काल कहते हैं। अब अद्यैतिहासिक काल के बाद इसके स्रोत देखते हैं कि उत्तराखंड से संबंधित इसके जो प्रमुख स्रोत हैं वो क्या क्या हैं और कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। इतिहास को जानने के दो ही स्रोत होते हैं, पुरातत्व और साहित्य। तो अद्यैतिहासिक काल के भी दो स्रोत होंगे, पुरातत्व और साहित्य। तो पुरातत्व में यहाँ से हमें कपमार्क्स अर्थात पत्थरों पर बने गड्ढे, यानी एक प्रकार के ये गड्ढे होते हैं कपमार्क्स। नेक्स्ट, ताम्र निखात संस्कृति और ताम्र से संबंधित चीज़ें जो उत्तराखंड के क्षेत्र में पाई जाती हैं। नेक्स्ट, समाधान यानी महापाषाण या समाधान, जो इस टाइम पीरियड में जो मानव कंकाल या उससे समाधान मिलते हैं उनको इस टॉपिक में उसको देखेंगे। नेक्स्ट है आपका मृदभांड और मिट्टी के बर्तन, यानी उत्तराखंड के किन किन क्षेत्रों से इस टाइम पीरियड यानी अद्यैतिक काल से संबंधित मृदभांड प्राप्त होते हैं। और पांचवा लास्ट है इसका नगरीकरण, यानी इस टाइम पीरियड में जो प्रमुख नगर रहे होंगे तो उनकी उससे इस काल के संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा जो मुख्य स्रोत है अद्यैतिक काल के बारे में जानने का है वह है साहित्यिक स्रोत। इस स्रोत का जो मेन सोर्स है वो है पौराणिक ग्रंथ, यानी जो उत्तराखंड के जो अद्यैतिक काल है उसमें जो साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं उसमें मुख्यतः पौराणिक ग्रंथों से प्राप्त होती है इस टाइम पीरियड के संबंध में जानकारी। इसलिए इस कालखंड को क्या कहते हैं, पौराणिक काल भी कहा जाता है, जिसमें वेद, पुराण, उपनिषद आदि प्रमुख ग्रंथ आते हैं। इस वीडियो में हम उत्तराखंड के अद्यैतिक काल से संबंधित पुरातत्व जो इस काल से संबंधित प्राप्त होता है इन पांचों के बारे में इसमें जानेंगे। इसमें पहला है कपमार्क्स यानी उखल सदृश गड्ढे या एक प्रकार से उथले गड्ढे। कपमार्क्स को पुरातत्व विज्ञान की भाषा में कहा जाता है, जो चट्टानों पर बने उथले या कम गहरे प्रकार के गड्ढे होते हैं। दूसरा, जो यहाँ से उत्तराखंड के क्षेत्र से जो कपमार्क्स प्राप्त होते हैं उनका टाइम पीरियड क्या है, उनका समय क्या है, उनका कालखंड क्या है, तो उसको इतिहासकार
महापाषाण संस्कृति से संबंधित मानते हैं, यानी 1000 ईस्वी पूर्व से 1 सदी ईस्वी पूर्व तक के बीच के टाइम पीरियड का मानते हैं कि जो कप मार्क्स यहाँ से मिले हैं वो इसके बीच में बनाए गए होंगे। दूसरा, इनका जो बनाने का कारण है वो अज्ञात है, उसका अभी तक पता नहीं चल पाया है कि जो ये कप मार्क्स हैं इनको क्यों बनाया गया होगा। इसके बाद पुरातत्व से संबंधित जो दूसरा स्रोत है वह है ताम्र निखात संस्कृति, यानी कॉपरवुड कल्चर। यानी उत्तराखंड के क्षेत्र में ताम्र से बनी हुई चीज़ें जो प्राप्त होती हैं उससे संबंधित है। देखो, स्थिति की बात की जाए, जो यह संस्कृति थी वह ऊपरी गंगा घाटी यानी गौमुख से लेकर यूपी वाला जो एरिया है उसके बीच के क्षेत्र को ऊपरी गंगा घाटी में माना जाता है। काल की बात करें तो यह अद्वैतैसिक काल के प्रारंभिक चरण में थी, यानी जो अद्वैतैसिक काल का प्रारंभ था उसमें यह संस्कृति विद्यमान थी, जिन्होंने ताम्र या तांबे की चीज़ों का प्रयोग किया। इसमें जो ताम्र उपकरण मिलते हैं जिनमें भल्लागर, वासियों तथा कड़ा प्रमुख हैं। इसके बाद ये मैप देख लेते हैं। इसमें उत्तराखंड के क्षेत्र में 3 जगहों से ताम्र निखात संस्कृति का पता चलता है या उससे संबंधित चीज़ें प्राप्त होती हैं। पहला हरिद्वार का है बादराबाद, यानी गंगा के आसपास वाला एरिया। दूसरा अल्मोड़ा, और तीसरा है बनकोट, यानी पिथौरागढ़ का बनकोट क्षेत्र। अब बादराबाद की बात की जाए तो यहाँ से संबंधित चीज़ों की खोज जो सर्वप्रथम किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा जी ने की थी। कब की थी? 1953 यानी 1953 ईस्वी में की थी। और यहाँ से लोहित उपकरण तथा पाषाण उपकरण भी प्राप्त होते हैं, जिसको हमने प्रागैतिहासिक काल में जाना था। और जो इसकी तुलना है वो हस्तिनापुर के गैरिक भांडों से की जाती है, और इनकी तुलना जो हस्तिनापुर से प्राप्त गैरिक भांड है उनसे इसकी तुलना की जाती है या समानता बताई जाती है। और डॉक्टर सांकलिया ने नर्मदा व गोदावरी घाटी से प्राप्त ताम्र उपकरणों के समान माना है। जो डॉक्टर सांकलिया जी हैं इन्होंने नर्मदा और गोदावरी घाटी से प्राप्त ताम्र उपकरणों के समान बादराबाद के ताम्र उपकरणों को माना है। यज्ञदत्त शर्मा प्राप्त उपकरण बर्तन लोहित व मोटे प्रकार के, और ये पर्याप्त पकाए नहीं गए हैं। यज्ञदत्त शर्मा जी ने जब वहाँ पे उत्खनन किया और उन्हें ये ताम्र उपकरण प्राप्त हुए तो उन्होंने बताया कि यह लोहित और मोटे प्रकार के हैं तथा ये पर्याप्त पकाए नहीं गए हैं, यानी प्रॉपर नहीं बनाए गए हैं। इसके बाद अल्मोड़ा में 1986 ईस्वी में एक ताम्र मानवकृत की खोज की गई है। यह वास्तव में मानव ही है या किसी और चीज़ की आकृति है, इस पर अभी इतिहासकार या पुरातत्वविद एक मत नहीं है। नेक्स्ट बनकोट के क्षेत्र में यहाँ से 1979 या 1989 में 8 ताम्र मानवकृतियों की खोज की गई है। जैसा कि मैंने अल्मोड़ा से ताम्र मानवकृति को जो खोज की गई है उसके बारे में बताया कि इतिहासकार या पुरातत्वविद इन पर एक मत नहीं है, ये मानव कृतियाँ या कुछ और हैं। उत्तराखंड के बाहर के क्षेत्रों की बात की जाए, अम्बखेड़ी, नसीरपुर और राजपुर परसों यानी बिजनौर, इन तीनों जगह से ताम्र निखात संस्कृति के उपकरण प्राप्त होते हैं। ताम्र से बनी चीज़ें प्राप्त होती हैं, जिनमें नसीरपुर से हारपून, सलाका तथा वल्लागर प्राप्त होते हैं, और इनको गुरुकुल कांगड़ी संग्रहालय हरिद्वार में रखा गया है। इसके बाद देखते हैं जो प्रमुख धारणा है। उत्तराखंड के क्षेत्र में उपरोक्त समय में खेतड़ी, राजस्थान, छोटा नागपुर, उड़ीसा आदि बाहरी क्षेत्रों से तांबे की आपूर्ति की जाती है। यानी उत्तराखंड के क्षेत्र में इन खोजों की खोज होने से पहले जो इतिहासकार हैं, पुरातत्वविद हैं, वह मानते थे
कि उत्तराखंड में जो ताम्र की आपूर्ति थी वह उत्तराखंड के क्षेत्र से नहीं बल्कि बाहर के क्षेत्रों से की जाती थी। उसकी आपूर्ति बाहर से होती थी, जो खेतड़ी राजस्थान और छोटा नागपुर व उड़ीसा के क्षेत्रों से की जाती थी। लेकिन इन क्षेत्रों के बादराबाद, अल्मोड़ा और बनकोट से ताम्र की चीजें मिलने से, ताम्र उपकरण मिलने से अब इतिहासकार बताते हैं कि अल्मोड़ा, बनकोट तथा बादराबाद के क्षेत्र से ताम्र प्राप्त होने से ताम्र संस्कृत के निर्माता गढ़वाल, कुमाऊं में स्थित धनपुर, डोबरी, पोखरी, डांडा, तमखानी व अस्कोट की ताम्र खानों पर निर्भर थे। यानी जो तांबे से संबंधित जरूरतें थी वह यहाँ हमारे लोकल क्षेत्र से ही पूरी हो जाती थी। और उत्तराखंड के क्षेत्र में आगरी नामक जाति है जो प्राचीन काल से ही खनन कार्य में व्यस्त थी। यानी यह तांबे और आदि चीज़ों से संबंधित खनन कार्य करते थे। कौन करता था? आगरी जाति। इसके बाद जो पुरातत्व से संबंधित अध्ययन इस काल का मुख्य स्रोत है वह है शवादान, यानी उत्तराखंड से प्राप्त होने वाले शवादान। उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों से प्राप्त शवादान ये कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? चंपावत, अल्मोड़ा और चमोली। चंपावत के देवीधुरा से 1856 में W.J. हेनवुड द्वारा इनकी खोज की गई थी। वहाँ से इनको महापाषाण्य शवादान मिले थे। दूसरा अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में नौला जलन गांव पश्चिमी रामगंगा घाटी में स्थित है। इसकी खोज डॉक्टर यशोधर मठपाल ने की है। यहाँ से उन्हें शवादान प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट सांद्रा बसेड़ी गांव है, ये भी अल्मोड़ा में स्थित है। और इसके बाद कुछ अन्य स्थान हैं जहाँ थोड़ी बहुत मात्रा में शवादानों की प्राप्ति हुई है, जैसे गणाई, लंगूड़ा, गागरीगोल और बगवाली पोखर। और अल्मोड़ा के एक और क्षेत्र दीनापानी नाम की जगह से एक एकाश्म शिला प्राप्त हुई है। उसके बाद जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से हमें शवादान प्राप्त होते हैं वह है चमोली के मलारी क्षेत्र से, जहाँ 1956 में शिव प्रसाद डबराल जी द्वारा इनकी खोज की गई है। फर्स्ट मलारी शवादान की बात करें तो यह चमोली के नीति घाटी मार्ग पर मारसा जनजाति का एक गांव है, यानी बॉर्डर वाला एरिया है। और मलारी जो यहाँ पे खोज की गई है फर्स्ट तो 1956 में शिव प्रसाद डबराल जी द्वारा की गई थी। उसके बाद जो हमारा HNB है, यानी HNB यूनिवर्सिटी है, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, उसके द्वारा जो उसका इतिहास पुरातत्व विभाग है उसके द्वारा 1983 में तथा 2000 में यहाँ पर उत्खनन करवाया गया और यहाँ पर काफ़ी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। मलारी गांव से संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं उसमें फर्स्ट है, इसमें एक पहाड़ी को काटकर गुफा रूप में बनाया गया है। जो शवादान प्राप्त होते हैं उसमें पहाड़ी को काटकर उनको बनाया गया है। नेक्स्ट शवादान मंडलाकार गर्तों के रूप में है, यानी शव के चारों तरफ पत्थर खड़े किए जाते थे और ऊपर से एक बड़े पत्थर के द्वारा उसे ढक दिया जाता था, जिसमें शव के चारों ओर मुख्यतः वैसे 3 जो पत्थर रहते थे वो 3 एक तरफ से और 3 एक तरफ और ऊपर से एक बड़े पत्थर से ढका जाता। उसके बाद शव को घुटने मोड़कर औंधे रखा हुआ तथा पशु, अश्व व मेढ़ कंकाल तथा सिर के समीप मिट्टी के बर्तन। इस शवागारों में जो शव के घुटने होते थे उनको मोड़कर रखा गया है और यहाँ से पशुओं के कंकाल जिनमें अश्व और मेंढ है यानी भेड़ है और सिर के समीप मिट्टी के बर्तन, यानी सिर के समीप मिट्टी के या मृदभांड या मिट्टी के बर्तन रखे गए हैं। नेक्स्ट संविधान से प्राप्त मृत्तिका पात्रों को सजाने के लिए चित्र और डिजाइन है। जो यहाँ से प्राप्त मृदभांड हैं उनको सजाने के लिए चित्र और डिजाइन का प्रयोग किया गया है। मलारी शवादान से एक कुतुब प्राप्त हुआ है जो 15 इंच ऊंचा है तथा जिसमें सुंदर चमकदार पॉलिश की गई है और जिस पर मोनाल के समान एक पक्षी बना हुआ है। यह आगरा में रखा गया है। इसके बाद HNB यानी जो हमारी गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, इसके इतिहास पुरातत्व विभाग द्वारा 2 सर्वेक्षण किए गए या 2 बार उत्खनन करवाया गया।
जिसमें पहला है 1983 का प्रथम सर्वेक्षण। इसमें यहाँ से शव के साथ शिकार के लिए प्रयुक्त लौ उपकरणों की प्राप्ति हुई है। एक पशु का संपूर्ण कंकाल प्राप्त हुआ है और जिसकी समानता पुरातत्वविदों द्वारा हिमालय वंशज जुबू या जोबा नाम के जानवर से की जाती है। और पशु कंकाल कुत्ते, भेड़, बकरी आदि के समाधान प्राप्त होने के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं, जो इसमें 1983 का प्रथम सर्वेक्षण था। दूसरा 2001 में जो द्वितीय सर्वेक्षण करवाए गए, इसमें संपूर्ण मानव कंकाल के साथ 5.2 kg का स्वर्ण मुखौटा मिला है, यानी स्वर्ण मुखौटा प्राप्त हुआ है। 10 मृतिका पात्रों के साथ एक कांस्य कटोरा भी प्राप्त हुआ है। दूसरा, शवागार में लोहित व काले उपयुक्त पात्र जैसे तस्तरी, टोटोयुक्त कुतुब आदि प्राप्त होते हैं, जो लोहे और मिट्टी से बने हैं। नेक्स्ट, लोह बाणागर तथा छुरियाँ यानी लोह उपकरण भी इसमें प्राप्त होते हैं हमें 2001 के द्वितीय सर्वेक्षण जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी द्वारा करवाया गया है। अगर इसकी समानता की बात की जाए तो इतिहासकारों तथा पुरातत्वविदों ने इसकी जो मलारे से प्राप्त समाधान है इसकी समानता की है। जैसे आर ग्रिशमैन हो गए, इन्होंने सियाल, अफगान तथा मध्य एशिया से संबंधित यानी 2000 ईस्वी पूर्व जो वहाँ पर संस्कृति थी उससे प्राप्त होने वाली चीज़ों से इनकी समानता की है। डॉक्टर सांकलिया उन्होंने जो इस टाइम पीरियड के मानव रहे होंगे उनकी समानता आर्यों से की है। राहुल संस्कृतायन जी इनको खस बताते हैं। टूसी दरद समुदाय से इनको जोड़ते हैं तथा दानी गांधार सभागार और यानी जो स्वात घाटी में स्थित गांधार सभागार है जहाँ से इस टाइप के ही महापाषाणीय समाधान प्राप्त होते हैं, तो उससे इनकी समानता करते हैं। निश्चित ही ये समाधियाँ किसी पशुचारक जाति से संबंधित थी जिनको ज़्यादातर इतिहासकार आर्यों से संबंधित मानते हैं। अगर इस टाइम पीरियड के जो मानव थे उनकी बात की जाए तो ज़्यादातर इतिहासकार किन से, आर्यों से इनको संबंधित मानते थे कि इस टाइम पीरियड में जो समाधान प्राप्त होते हैं वो आर्यों के रहे होंगे। नौला जलन गांव, अल्मोड़ा के नौला जलन गांव से डॉक्टर यशोधर मठपाल जी द्वारा सभागारों की खोज की गई है या समाधानों की खोज की गई है, जो अल्मोड़ा के पश्चिमी रामगंगा घाटी में स्थित एक गांव है और यहाँ पर 2 किलोमीटर की परिधि में समाधान प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर यशोधर मठपाल जी बताते हैं कि पश्चिमी रामगंगा घाटी के लोग महापाषाणिक थे जो 2500 से 3000 ईस्वी पूर्व वहाँ रहते थे। ये कृषि एवं पशुपालन जीवी लोग सभी धातुओं से परिचित होते हैं। यानी यहाँ से प्राप्त जो समाधान है तो उनका विश्लेषण करने के बाद यशोधर मठपाल जी बताते हैं कि ये लोग सभी धातुओं से परिचित रहे होंगे। इसके बाद देखते हैं सानड़ा बसेड़ी गांव, यह भी अल्मोड़ा में स्थित है और इसमें भी HNBGU जो हमारी गढ़वाल यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा 2 बार उत्खनन करवाए गए, एक बार 1990-91 में और दूसरा 1995-96 में। यह अल्मोड़ा के पश्चिमी रामगंगा घाटी यानी भिकिया सैंड के आसपास महापाषाणी सभ्यता के समाधान प्राप्त हुए हैं और यहाँ से 2 प्रकार के समाधानों की प्राप्ति होती है, प्रस्तर पेटिका समाधान यानी शिष्ट समाधान और दूसरा है घट समाधान। प्रस्तर पेटिका समाधान का मतलब होता है इस प्रकार के समाधानों को पत्थर की एक पेटी बनाकर ऊपर से वृत्त पटालों से ढका जाता था, अर्थात इसमें एक ताबूत टाइप पत्थरों का एक ताबूत टाइप बनाकर उसको ऊपर से बड़े पत्थर से बंद कर दिया जाता था। इस प्रकार के समाधानों को प्रस्तर पेटिका समाधान कहा जाता है या शिष्ट समाधान भी कहा जाता है। या सानड़ा से 9 समाधान ऐसे मिले हैं और बसेड़ी गांव से 6 समाधान प्रस्तुत पेटिका समाधान प्राप्त हुए हैं। दूसरे घट समाधान की बात की जाए तो इसमें
समाधानों में शव को खुला छोड़कर मांस हटाने के बाद अवशेष को घड़ों या उपकरणों में रखा जाता है। घट समाधान में क्या करते थे कि जो जैसे किसी की डेथ हो गई तो उसके बाद उसको खुले में छोड़ दिया जाता था। जब उसका खुले में छोड़कर कुछ हड्डियां बचती थी तो उनको घड़े या अवशेष बचते थे, उनको घड़ों या उपकरणों में रखा जाता था और उसके बाद उन घड़ों को मिट्टी में दफनाया जाता था। प्रस्तुत पेटी का समाधान जो सानड़ा बसेड़ी गांव से मिले हैं, इसमें समाधानों के सिर विभिन्न दिशा में हैं, यानी अलग अलग दिशा में समाधान की पुष्टि होती है। कोई एक ही दिशा नहीं है कि एक ही दिशा में रखे गए हैं। दूसरा, सानड़ा से 9 समाधान यानी प्रस्तर पेटी का समाधान शिष्ट समाधान, सानड़ा से 9 और बसेड़ी से 6 समाधान प्राप्त होते हैं। खट समाधान की बात की जाए तो इसमें सानड़ा बसेड़ी से 58 से 56 सेंटीमीटर व्यास के हस्त निर्मित घड़ों में मानव अस्थि अवशेषों के साथ कटोरे तथा लौह उपकरण भी प्राप्त होते हैं। घड़ों पर चटाई की छाप की आकृति बनी हुई है और तथा कई प्रकार के तरंग चिन्ह बनाए गए, यानी उनको सजाया गया है। सानड़ा बसेड़ी से सभागार से प्राप्त यानी यहाँ से प्राप्त होने वाली चीज़ों के बारे में बात की जाए तो यहाँ से चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त हुए हैं, यानी मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं जिनमें लोहित और काले रंग का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट, शवों के सिर के समीप रखे गए विभिन्न प्रकार के मृदभांड, यानी जब शवों को दफनाया गया तो उनके सिर के आसपास कुछ मृदभांड रखे गए जिनमें तस्तरियाँ, कटोरे, घड़े, गिलास आदि प्रकार के चीज़ें प्राप्त होती हैं। लौह उपकरण हैं, कील, पिन आदि प्रकार के लौह उपकरणों की प्राप्ति होती है सानड़ा बसेड़ी अल्मोड़ा के सभागारों से। और जो अधिकांश सभागारों में अंत्येष्टि सामग्री के साथ मानव अस्थियां प्राप्त होती हैं। पुरातत्वविदों द्वारा इन समाधानों को 2000 ईस्वी के आसपास का माना जाता है, यानी इसके टाइम पीरियड की बात की जाए तो पुरातत्वविदों ने इनको 2000 ईस्वी के आसपास के टाइम पीरियड में रखा है। नेक्स्ट, दीना पानी, यह भी अल्मोड़ा में स्थित है और यहाँ से एक एकास्म शिला प्राप्त हुई है। डॉक्टर यशोधर मठपाल व धर्मपाल अग्रवाल इसको महापाषाणीय संस्कृति से संबंधित मानते हैं, यानी 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास के से संबंधित मानते हैं। निष्कर्ष, निश्चित ये सभी स्मारक महापाषाणीय सभागार नहीं है। वास्तव में इनका संबंध ना ही एक काल की संस्कृति से प्रतीत होता है और ना ही एक प्रजाति से। इस प्रकार इनका वैज्ञानिक और गहन परीक्षण अध्ययन होना शेष है। इसका मतलब ये है कि ये जितने भी प्रकार के समाधान प्राप्त होते हैं इनको एक ही टाइम पीरियड में नहीं रखा जाता और ना ही इनको एक ही प्रजाति से संबंधित माना जा सकता है। इनका वैज्ञानिक और गहन परीक्षण अध्ययन होना अभी शेष है। उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है या किस जाति से संबंधित थे तथा इनका टाइम पीरियड या काल या समय क्या रहा होगा। इसके बाद अद्यतैतिक काल से संबंधित जो चौथा पुरातत्व है वह है चित्रित धूसर मृदभांड, यानी जो मृदभांड यहाँ से प्राप्त होते हैं उनके बारे में। ताम्र संस्कृति के बाद के काल को चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति का काल कहा जाता है। अगर इसके प्राप्त स्थलों की बात की जाए तो यह उत्तराखंड के किन किन क्षेत्रों से प्राप्त होता है। पहला है थापली, यानी अलकनंदा के दक्षिणी तट पर रानीहाट के पास स्थित है, श्रीनगर के पास वाला क्षेत्र है। दूसरा, प्रोला, उत्तरकाशी, कमल नदी के तट पर, यहाँ से चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त होते हैं। काशीपुर है, अल्मोड़ा है और धनकल गांव, यानी अल्मोड़ा के धनकल गांव से कुछ मृदभांड प्राप्त होते हैं जो चित्रित किए गए हैं, यानी चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति से संबंधित माने जाते हैं। अगर इसका टाइम पीरियड की बात की जाए तो बीवी लाल नामक इतिहासकार है जिन्होंने इन चित्रित धूसर मृदभांडों को महाभारत कालीन माना है। बीबी लाल जी ने महाभारत कालीन आर्यों के समय से इनकी तुलना की है या समानता की है।
कि जो ये यहाँ से चित्रित दूसरे मृदभांड प्राप्त होते हैं वो उस टाइम पीरियड के होंगे। अन्य 1100 ईस्वी पूर्व के आसपास इनका समय मानते हैं, और जो अन्य इतिहासकार हैं इसको 1100 ईस्वी पूर्व के आसपास का मानते हैं। अब मैप में देख लेते हैं। पहला थापली से जो इसकी खोज 1979 में हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी द्वारा की गई, यानी यहाँ उत्खनन करवाए गए। उसके बाद थापली से इस काल से संबंधित यानी चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृत से संबंधित चीजें प्राप्त हुई हैं, जहाँ से मनके, चित्रित पक्षी, गाय, भैंस, बैल, अश्व आदि के दांत व कंकाल प्राप्त होते हैं। यहाँ से जो ध्यान रखने योग्य जो विशेष बात है वो है यहाँ से लोहे की अनुपस्थिति, यानी लोहे से संबंधित चीजें यहाँ से प्राप्त नहीं होती हैं। चित्रित धूसर मृदभांड में तस्तरियां, कटोरे, लघुजार आदि के रूप में ये प्राप्त होते हैं तथा उन पर चित्र भी बनाए गए हैं। अल्मोड़ा और धनखल गांव है, यहाँ से जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था सभागार में ये मृदभांड यहाँ से प्राप्त होते हैं। काशीपुर है, यहाँ से मिट्टी के ठीकरे प्राप्त होते हैं। पुरोला से लोहित व कृष्ण लेपित भांड प्राप्त होते हैं। पुरोला के ही क्षेत्र से घोड़े के दांत व अस्थि कंकाल प्राप्त होता है। यहाँ पे जो ध्यान रखने योग्य बात है कि धातु उपकरणों का अभाव है, यानी धातु के उपकरण पुरोला से प्राप्त नहीं होते हैं। उत्तराखंड के पुरातत्व के स्रोत में जो लास्ट टॉपिक है वो नगरीकरण। आद्य ऐतिहासिक कालीन मध्य हिमालय और उत्तराखंड के क्षेत्र में जो प्रमुख नगर स्थल हैं यानी जो नगर बस्तियां थी वह थी गोविशाण यानी काशीपुर, उधम सिंह नगर जिले में, गंगाद्वार यानी हरिद्वार के क्षेत्र में, कनखल हरिद्वार में था, शत्रुघ्न या शत्रुघ्न सहारनपुर के क्षेत्र में। ये हमारे प्रमुख नगर थे। देहरादून के क्षेत्र में कालकूट या कालसी और पौड़ी के क्षेत्र में सुबावपुर और या श्रीनगर थे। गोविशाण की बात की जाए तो यहाँ उत्खनन में 2600 ईस्वी पूर्व की इष्टकाएं प्राप्त हुई हैं। उत्तराखंड के क्षेत्र में नगर बस्तियों के उदय होने के कारणों की बात की जाए तो पहला जो इसका जो कारण है वह है समृद्ध गंगा घाटी से इसकी निकटता, यानी जो गंगा घाटी का क्षेत्र है यानी यूपी वाला एरिया है उससे इसकी निकटता थी। दूसरा, देवभूमि के रूप में हिमवंत की प्राचीनता, यानी यहाँ देवी देवताओं का प्राचीन काल से ही वास माना जाता है। तो जो देवभूमि की महानता है उसी की वजह से लोगों का यहाँ अट्रैक्ट होना स्वाभाविक है और जिसके कारण यहाँ नगर बस्तियों का जन्म होता है। तो इसके साथ ही उत्तराखंड के अद्यैतिक काल से संबंधित यह टॉपिक समाप्त होता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम उत्तराखंड के अद्यैतिक काल से संबंधित जो साहित्यिक स्रोत हैं उनके बारे में देखेंगे।